प्यारे साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफी मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी बेहतर चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट जो एग्जाम है वो काफी नजदीक है। तो आज आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th हिंदी का एक महा मैराथन क्लास, यानी कि आप कह सकते हैं ये बिल्कुल हमारा परीक्षा तांडव क्लास होगा। और आप लोग इस क्लास को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप हिंदी में बिल्कुल 100 नंबर एकदम स्कोर करने वाले हैं। जी हाँ, 100 में आप लोग यहाँ पर मैं 95 प्लस की गारंटी लेता हूँ, यानी कि आप लोग यहाँ पर अपनी राइटिंग के अनुसार जिस प्रकार से आप देखें लिखेंगे, क्योंकि मेरा काम है बताना, मैं आपको चीजें क्वेश्चन जो भी आपके इंपॉर्टेंट है एक तरफ से आपको बिल्कुल क्लियर करा रहा हूँ। अब आप इनमें से कितना तैयार करते हैं, किस प्रकार से कॉपी लिखकर आते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका भी दायित्व है कि आप जो है तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का जो 1 शॉट है इसमें हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले आपको हिंदी में आपको मैं आज जो है कराऊंगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, कितने ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग यहां पर, पहले करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का आपका आने वाला है, तो 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण आवेदन पत्र, निबंध और इसके अलावा संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश जो भी टॉपिक है, कहानियां हो गई, खंड काव्य, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो हिंदी का ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक चीज ये ध्यान देना है कि जो मैं 50 क्वेश्चन ये पहले ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इनको यार बिल्कुल आपको पक्का कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में आपकी जो शुरुआत है ऑब्जेक्टिव से ही होती है। और हमेशा मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल एकदम टेंशन ही मत लीजिए, हिंदी आपको मैं इस तरीके से तैयार करा दूंगा बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब यहां पर ये चीजें देखिए, नहीं बता रहा हूं कि 10 मिनट में कह रहा हूं आपको कि ये पढ़ लो तो आप टॉप कर जाओगे। मैं आपको यहां पर कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं ऐसा, इसलिए मैं यही हमेशा विश्वास करता हूं कि हमेशा हमें अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो नेगेटिव चीजें हैं कि आप 10 मिनट में इतना पढ़ लो, ये क्वेश्चन तैयार कर लो तो आप जो है टॉप कर जाओगे। ऐसा कुछ भी मैं नहीं करता। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर जो इनकी रचना है विनय पत्रिका, इसकी भाषा क्या है आपको बताना है। अवधी भाषा, मैथिली या ब्रज भाषा या खड़ी बोली। ठीक है, तो आपको बताना है विनय पत्रिका की क्या भाषा है। तो याद कर लीजिएगा यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा की ये रचना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3, ठीक है ना, ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी राज रासों में प्रधानता है श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की, हास्य रस की। तो पृथ्वी राज रासों में किस रस की प्रधानता है आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है आदिकाल को यहां पर आप अगर बात करें, आदिकाल की ये कृति है, ठीक है ना, आदिकाल को, और आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आदिकाल की जितनी भी कृतियां थी लगभग सभी वीर रस से प्रभावित हैं, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा यहां पर हो जाएगा आपका वीर रस। ठीक है, तो जो हमारा पृथ्वीराज रासो है इसमें पृथ्वीराज चौहान जो आपने शायद नाम भी सुना होगा, तो उनके बारे में बताया गया है। और किसके द्वारा लिखी गई है ये, तो ये आपका चंद्रबरदाई, इनके जो है लेखक हो जाएंगे आपके कौन, रचयिता चंद्रबरदाई, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा वीर रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, पृथ्वीराज रासों की प्रधानता। यहां पर देखिए क्वेश्चन डबल हो गया है, तो अब यहां पर इसमें भी आपका वीर रस हो जाएगा, तो इसको कर लीजिएगा। यहां पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना लिखने में, तो अब देखिए मैंने यहां पर काटा नहीं। एक चीज आपको यहां से एक चीज देखिए सीखने को क्या मिलता है, कॉपी में हमेशा अगर आपका कहीं भी कोई उत्तर लिखते वक्त मान लीजिए आप लिख रहे हैं, बीच में कहीं आपका अगर 2 से 3 लाइन मिस्टेक हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा आपको आंसर को काटना नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आप जानते हैं कहीं पर अगर काट देता, मैं यहां पर मान लीजिए काट देता पूरा कि भैया ये गलत हो गया, मैं इसको काट देता हूं, तो अब देखिए जो पूरा पेज है इसका पूरा आपका जो एक सुंदरता होती है पेज की वो पूरी तरह से बेकार हो जाती है। लेकिन मैंने नहीं काटा। अब यहां से आप सीख सकते हैं कि यहां पर वैसा का वैसा लिखा, हम बता दिए, लेकिन आप वहां पर जो है काटिएगा मत ज्यादा कॉपी में, है ना, ये ध्यान रहे। तो बस आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका रचना है किसकी, केशवदास जी की, पद्माकर की, चिंतामणि की या घनानंद की। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर केशवदास कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। रामचंद्रिका किसकी है, केशवदास की। अगला देखिए, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है बताइए। संसद से सड़क तक ये आपकी जो एक कृति है ये किसकी है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल या अज्ञेय। तो यहां पर कर लीजिएगा धूमिल, ठीक है, महाकवि धूमिल जी की ये कृति है संसद से सड़क तक। तो अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने देख सकते हैं,
अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? चलिए, अष्टछाप का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो यहां पर आपको बताना है जो ये पूरा समूह था कवियों का, ये आखिरकार भक्ति काल की कौन सी शाखा में हुआ, ठीक है ना। जैसे यहां पर ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या राम भक्ति शाखा। तो देखिए यहां पर ये कुछ शाखाएं हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका कृष्ण भक्ति शाखा। कौन सा? तो देखिए आपको पता है यहां पर जो कृष्ण भक्ति शाखा है इसके प्रमुख उन्नायक कवि आपके सूरदास जी हैं, ठीक है ना। तो कृष्ण भक्ति शाखा का यहां पर राइट आंसर आपको कर लेना है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी यार कर देना, क्योंकि यार आपके लिए देखिए कितनी मेहनत करता हूं, इन क्वेश्चनों को लिखने में बहुत समय लगता है, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे इनको पूरा तैयार करने में लग जाता है, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आए। चलिए, पल्लव के रचयिता का बताइए कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी या रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या राम कुमार वर्मा। तो यहां पर पल्लव आपको पता है ना किसकी है, तो यहां पर हो जाएगा पल्लव हो गया, गुंजन हो गया। तो ये सब कृतियां किनकी हैं? तो कर लीजिए सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद कर लीजिएगा, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की है पल्लव। अगला देखिए, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से या सूरदास से। देखिए सूकर खेत ये एक स्थान का नाम है और ये स्थान किससे संबंधित है बताइए? कबीरदास से, नंददास, तुलसीदास या सूरदास। तो राइट आंसर यहां पर आपको हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है ना, तुलसीदास। ये आपने इनका जीवन परिचय जब पढ़ा होगा तो शायद आपको मिला भी होगा। तो तुलसीदास से संबंधित है सूकर खेत। अगला देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू, साकेत। तो इनमें से अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग की रचना, देखिए आंसू ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। लहर हो गया, झरना हो गया, आंसू, कामायनी, ये सभी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं। और जयशंकर प्रसाद जी आपको पता है किस युग के लेखक हैं? तो वो छायावाद के हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं द्विवेदी युग की रचना नहीं है आंसू, क्योंकि ये छायावाद की है, ठीक है ना। बाकी प्रिय प्रवास भी हो गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। साकेत मैथिली सेनगुप्त, भारत भारती यहां पर हो गया। तो ये सभी क्या है? द्विवेदी युग की है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, बताइए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अब यहां पर ये तो नहीं पूछ रहा क्वेश्चन कि प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक या तृतीय, सिर्फ पूछ रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो आपको लिख देना है 1943, ठीक है ना, 1943 ईस्वी। सेकंड विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन छायावादी कवि है बताइए? छायावाद के कवि कौन हैं? तो आपने छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले कवियों के नाम जरूर सुने होंगे। प्रसाद जी हो गए, पंत, निराला, वर्मा, 4 हैं, जिसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहां पर आपको दिख रहे हैं। तो आप कर लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। जैसे प्रसाद में जयशंकर प्रसाद जी, पंत में आपका यहां पर सुमित्रा नंदन पंत जी भी हो जाएंगे, महादेवी वर्मा हो गई और यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, जिनमें से यहां पर आपको कर देना है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो यहां से आपके टोटल 11 क्वेश्चन हुए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, कामायनी किस युग की रचना है बताइए? कामायनी, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के हैं और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर आपका थर्ड विकल्प हो जाएगा ना, तीसरा कर लीजिए। चलिए थर्ड नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कवि रीतिकाल का है बताइए? इनमें से कौन सा कवि रीतिकाल का है? आपको बताना है राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर आपके सामने जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मलूकदास या बिहारी। तो बिहारी लाल जी यहां पर आपके पता है ना आपको कि जो है हो जाएंगे आपके रीतिकाल के कवि, है ना, रीतिकाल के। तो यहां पर चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हो जाएंगे, है ना, अज्ञेय। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखिए 15 नंबर, नवधा भक्ति के प्रकार हैं। नवधा भक्ति के कितने प्रकार हैं? 1 या 3 या 8 या 9? तो 9 कर लीजिएगा इसमें, ठीक है ना, 9। नवधा भक्ति के प्रकार कितने हैं? 9 प्रकार हैं। अगला देखिए, भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं कुंभन दास, दादू दयाल, मंझन या नंददास। तो भक्ति काल के प्रेम आश्रय, कौन सी? ज्ञान आश्रय है और एक प्रेम आश्रय, तो यहां पर प्रेम आश्रय बोल रहा है, ठीक है ना। तो प्रेम आश्रय शाखा के कवि कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मंझन, ठीक है ना, मंझन। तो कर लीजिए थर्ड ऑप्शन। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? कामायनी, सूरसागर, भारत भारती, उद्धव शतक। तो यहां पर भक्ति काल में सूरसागर हो जाएगी, क्योंकि ये किसकी है?
ये है भैया कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि सूरदास जी की, ठीक है ना, सूरसागर। तो इसको कर लीजिएगा आप लोग राइट आंसर। कितने हुए हमारे यहाँ से? पूरे के पूरे 17 क्वेश्चन। अगला देखिए आपका यहाँ पर आता है नेक्स्ट 18 नंबर। इसमें कह रहा है कि झरना की रचयिता, तो मैंने बताया कि लहर, झरना, आंसू, कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की हैं, तो आप कर लेंगे यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जयशंकर प्रसाद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपके सामने आता है यहाँ पर उर्वशी के रचनाकार हैं, बताइए। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन देखिए दिख रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड विकल्प, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, नई कविता के कवि हैं, बताइए। नई कविता आपने जरूर सुना होगा आधुनिक काल में। तो नरेश शर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंद पंत। तो यहाँ पर आपका नरेश शर्मा, ठीक है ना। अब काफी सारे बच्चे करके चले आएंगे अज्ञेय, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको करके आना है नरेश शर्मा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही है। अगला चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है आदिकाल की रचना है, बताइए आदिकाल की रचना कौन सी है? अखरावट, खुमाण रासो, छत्रसाल दशक या दीपशिखा। तो देखिए यहाँ पर आपका खुमाण रासो, ठीक है ना। खुमाण रासो क्या है? आपका आदिकाल की रचना है या कृति है, तो इसलिए आप कर देंगे यहाँ पर खुमाण रासो, सेकेंड विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला देखिए कविकुल कल्पतरु, यहां पर ये कृति का नाम है कविकुल कल्पतरु। रचना है किसकी है? मतीराम जी की, कुलपति मिश्रा की, चिंतामणि की, भूषण की। तो कविकुल कल्पतरु कर लीजिए, यहां पर आपका हो जाएगा कुलपति मिश्रा, ठीक है ना। जैसे इसमें आ रहा है ना कविकुल, तो आप कर लेंगे कुलपति, ठीक है ना, इससे समझ जाइएगा। तो कुलपति मिश्रा यहां पर आप कर देंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। अग्रदास, नंददास, ईश्वरदास, नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन सा कवि है यहाँ पर? तो आप कर लेंगे नंददास, ठीक है ना। नंददास, परमानंद, छीत स्वामी, ये सभी क्या हैं? अष्टछाप के कवि हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर आपका 24 नंबर क्वेश्चन आता है, भिखारी दास कवि हैं, किस काल के कवि हैं भिखारी दास? भक्ति काल के, रीति काल के, आदिकाल के या आधुनिक काल के, ठीक है ना। तो भिखारी दास यहाँ पर किस काल के कवि हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल कर लीजिएगा यहाँ पर। अब भक्ति काल में ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन कि कौन सी शाखा के, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, आपको सिर्फ भक्ति काल बताना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहाँ पर आता है 25 नंबर, कह रहा है कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, श्याम सुंदर दास या मोहन राकेश। तो श्याम सुंदर दास यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इसको कर लीजिए आप लोग थर्ड नंबर को सही, ठीक है ना। तो श्याम सुंदर दास यहाँ पर नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक माने जाते हैं। अगला देखिए रुनकता नामक स्थान संबंधित है। रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित है? तो भैया ये आपको पता है कि सूरदास जी का क्या है? जन्म स्थान है, ठीक है ना। सूरदास जी का ये जन्म स्थान है। तो 26 नंबर का आपको कर लेना है नंबर 4 चौथा विकल्प। रुनकता नामक स्थान सूरदास से संबंधित है। अगला देखिए संत काव्य धारा के कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। तो संत काव्य धारा के कवि नहीं है कुतुबन। कौन हो जाएंगे यहाँ पर? कुतुबन। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन तीसरा विकल्प, इसमें कर देंगे हम लोग नंबर 3 को सही, ठीक है ना, कुतुबन। अगला देखिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। घनानंद को, भूषण को, केशव को या पद्माकर को। तो देखिए कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आप कर लेंगे यहाँ पर केशवदास जी, है ना, केशव को। तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर 3, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। चलिए अगला देखिए 29 नंबर है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है? ठीक है, बताइए यहाँ पर आप लोग आदिकाल का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? तो सॉरी आदिकाल का है बताना है, नहीं शब्द नहीं है। तो देखिए सूरसागर ये तो आपका भक्ति काल का हो गया, पद्मावत भी हो गया, आंसू हो गया छायावाद का। तो भैया यहाँ पर बचता है आपका बीसल देव रासो। क्या बचता है? बीसल देव रासो। तो थर्ड ऑप्शन कर लीजिए, इसमें बिल्कुल सही है। बीसल देव रासो आपका क्या है? ये आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल का एक प्रमुख कृति है या ग्रंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने आता है 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? तो
तो आपको बताना है कि जो प्रेमाश्रय शाखा है, ठीक है ना, सूफी काव्य धारा, इसका संबंध किससे है? कृष्ण भक्ति से, सगुण से, निर्गुण से या राम भक्ति से। तो यहाँ पर आपका कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा? तो कर लेना है निर्गुण, ठीक है ना। अगर सूफी शब्द आ गया यहाँ पर तो आप कर लेंगे निर्गुण, है ना। तो प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा जो है इसका संबंध है निर्गुण भक्ति से, ठीक है ना, निर्गुण भक्ति, है ना। तो चलिए इसमें आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, रामचंद्रिका। तो राइट आंसर रामचंद्रिका हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसकी है? केशव की है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामचंद्रिका राइट आंसर, क्योंकि यहीं आप देखेंगे अगर तो नहीं शब्द आया इसमें, ठीक है ना, नहीं वर्ड आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो भैया शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण ये हो जाएंगे। यहाँ पर रामचंद्रिका आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। इनमें से किस कवि का जन्म बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था? जीवन परिचय आपने जरूर पढ़ा होगा इनका। तो यहाँ पर आपके पास है रत्नाकर, ठीक है ना, जगन्नाथ रत्नाकर, सूरदास, तो इनका तो हो नहीं जाएगा, होगा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर, और फिर आपका आता है बिहारी लाल, ठीक है। तो यहाँ पर बसुआ गोविंदपुर ग्राम में किसका हुआ था? तो बिहारी लाल, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर कर लेंगे ऑप्शन नंबर 4, चौथा विकल्प यहाँ पर कर लीजिए आप लोग। बसुआ गोविंदपुर ग्राम में किसका हुआ था? बिहारी लाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना है, बताइए। रामलला, नहचू, पार्वती मंगल, सॉरी नहीं है, नहीं शब्द यार भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक होते हैं, ठीक ना, एग्जाम में। तो देखिए तुलसीदास की रचना नहीं है, बताइए। रामलला, नहचू, पार्वती मंगल, कवितावली, रामचंद्रिका। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका, ठीक है ना। ये केशव की है, तो इसलिए आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है आपका, ठीक है। चलिए राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। राम भक्ति शाखा के कवि कौन से नहीं है? तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुजदास, नाभादास। तो आपको यहां पर लगाना है कौन से विकल्प पर? चतुर्भुजदास में, ठीक है ना। ये कृष्ण भक्ति के हैं, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने देख सकते हैं, आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? विसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। तो देखिए आल्हा खंड का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा परमाल रासो। क्या कर देना है? परमाल रासो, ठीक है ना। तो यहां पर राइट आंसर सेकंड विकल्प, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, देख सकते हैं, संधिनी गीत संग्रह। संधिनी गीत संग्रह किसका है? कीर्ति चौधरी का, सुमन राजे का, शकुंतला माथुर का या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा महादेवी वर्मा, ठीक है ना। कर लीजिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। अगला देखिए साकेत रचना है किसकी? मैथिली सेनगुप्त, हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी या हरिऔध, जयशंकर प्रसाद की, निराला की। तो साकेत भैया मैथिली सेनगुप्त जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। तो कर लीजिए आप लोग यहाँ पर फिर से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है गुनाहों के देवता कृति है। गुनाहों के देवता किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? से 3rd नंबर, ठीक है ना, धर्मवीर भारती। तो 38 का तीसरा विकल्प आपका सही है, धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता के रचयिता हैं। अगला देखिए नेक्स्ट यहां पर है 39, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी की कृति है भारत भारती। तो कर लीजिए इसको, क्योंकि आपको पता है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जिनकी जितनी भी कृतियां हैं ज्यादा से ज्यादा वो सारी की सारी राष्ट्र प्रेम के ऊपर है, देशभक्ति से संबंधित हैं। तो इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया। जैसे प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर आप कर लेंगे भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, जो कि 3rd ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, यानी कि आपको बताना है जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो कवि के रूप में संग्रहित है किसमें?
तार सप्तक में, या मतलब अब यहाँ पर कोई ये चीज़ नहीं बताई गई कि पहले तार सप्तक दूसरे तार सप्तक, ये चीज़ नहीं है यहाँ पर डिपेंड, ठीक है ना। आपसे सिर्फ कह रहा है कि तार सप्तक में, इसके बाद यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट देख सकते हैं दूसरा तार सप्तक, नेक्स्ट तीसरा तार सप्तक, अगला है चौथा सप्तक। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा तार सप्तक, ठीक है ना। दूसरा तार सप्तक यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र कवि के रूप में किसमें संग्रहित है, तो दूसरे तार सप्तक में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके सामने है यहाँ पर देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कहा गया है कि अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन काफी देखिए मजेदार क्वेश्चन है। अष्टछाप में आपको पता है कुल 8 कवियों का समूह था, तो अब बताना इनमें से कौन सी भक्ति शाखा से संबंध है इनका। तो भैया ज्ञानाश्रय शाखा या प्रेमाश्रय शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा या राम भक्ति, तो भैया यहाँ पर सही हो जाएगा आपका कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है ना। जो अष्टछाप के जितने भी कवि थे वो सारे के सारे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि। देखिए अब इनमें बताइए कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी जो कृतियां हैं वो वात्सल यानी कि भक्ति और प्रेम से संबंधित हैं ज्यादातर। तो भैया आप कर लेंगे सूरदास, ठीक ना, क्योंकि अगर देखेंगे सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारी कृतियां की हैं, उन्हीं की बाल लीलाओं का वर्णन, मतलब कह सकते हैं कि पूरा का पूरा उन्होंने भक्ति वात्सल उनका बचपन से लेकर, कृष्ण जी का बचपन से लेकर बड़े तक की काफी सारी लीलाओं का जो वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है ना, काफी सारी कृतियां हैं, जिसलिए यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, अमीर खुसरो की रचना है राउल बेल या खालिक बारी, पहुड़ा दोहा या भविष्यत कहा। तो अमीर खुसरो की रचना यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो भैया खालिक बारी, ठीक है, कर लीजिए आप लोग। अगला देखिए, कविता वर्धनी सभा के संपादक थे प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको कर देना है कौन सा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कविता वर्धनी के संपादक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला देखिए, सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है। तो सूरसागर जो आपकी यहाँ पर सूरदास जी की कृति है, इसका जो वर्ण विषय है, वर्ण विषय का आधार क्या है, श्रीमद् भगवत गीता या भगवत, है ना, विष्णु पुराण या कोनोपनिषद या मनुस्मृति। तो यहाँ पर वर्ण विषय इनका है श्रीमद् भगवत, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हैं क्योंकि कृष्ण जी से संबंधित सारी कृतियां इनकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके सामने है 46 नंबर क्वेश्चन, बिहारी संचयी में दोहों की संख्या बताइए। बिहारी लाल की जो कृति है बिहारी संचयी, उसमें कुल कितने दोहे हैं, तो यहाँ पर आपको कर लेना 713, कितने 713 दोहे, ठीक है ना। आपका इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बकाचार्य को। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य को, ठीक है ना, किसे, रामानुजाचार्य। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि कवि है किसके, तो यहाँ पर रीति सिद्ध वर्ग के, रीति मुक्त वर्ग के, रीति रहित वर्ग के या रीति बद्ध वर्ग के। तो चिंतामणि किस यहाँ पर वर्ग के कवि हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका रीतिबद्ध, ठीक है, रीतिबद्ध। तो इसलिए चौथा विकल्प आप कर लीजिए। अगला देखिए, साहित्य लहरी के रचनाकार, तो ये बिना आप लोग आंख मूंद के बता देंगे सूरदास जी हैं, ठीक है ना, कौन है, सूरदास साहित्य लहरी के। अगला देखिए, यामा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, यामा का रचना है किसकी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या रामकुमार वर्मा। तो कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं महादेवी वर्मा, ठीक है ना। तो यामा किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स आपको मैं पूरे के पूरे यहाँ से 50 सब्जेक्ट देखे करा चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक आप लोग आपके सामने मैं यहाँ पर देखे कराने वाला हूँ संस्कृत से, क्योंकि आप सभी बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं और ये आपको पता भी है कि 7-7 नंबर का आपका श्लोक और यहाँ पर गद्यांश पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको मैं आज जो है पहले 14 नंबर यही पक्के करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत का महत्वपूर्ण यहाँ पर गद्यांश आपके सामने है और इसको करके आपको जाना है। 2 गद्यांश आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला देखिए यहाँ पर आपके सामने किस प्रकार से है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हुआ है। इसमें बताया गया है धनो अयम भारत देशा, यानी कि धन्य है वह भारत देश। अभी इसका अनुवाद भी बताऊंगा हिंदी में, तो कैसे करना है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए समझिएगा सारी चीजों को, ठीक है ना। धन्यो अयम भारत देशा यत्र सम्मूलसति जनमानसः
पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यामानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोको प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत वैदिक ऐतिहासिका ग्रंथाः चत्वारः वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि। देखिए इसका यहाँ पर ये आप समझिए कहाँ से लिया गया, क्योंकि इसका संदर्भ भी लिखना पड़ेगा आपको। जो पूरा यहाँ पर नंबर इसका मिलता है मतलब 7 नंबर, 2 नंबर आपका संदर्भ का होता है और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का। तो देखिए संदर्भ में कैसे लिखना है, जो बता रहा हूं आपको ऐसे ही पूरा लिखते एकदम लिख के चले आना है, ठीक है ना। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण, जो आपका ये गद्य अवतरण दिया गया, ठीक है ना, इसी के तो आप लिख रहे हैं। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, या हिंदी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संस्कृत दिग्दर्शिका डायरेक्ट, है ना। संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ से अवतरित है, यह संस्कृत भाषा महत्वम पाठ से लिया गया है, इतना बता देना है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको वहां पर जैसे हमने यहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका लिखा, फिर संस्कृत भाषा या महत्वम, तो पाठ का नाम और ये चीज आप ब्लैक पेन से भी यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा अलग दिखेगा, यूनिक दिखेगा। तो आपको नंबर पूरे वैसे भी मिलेंगे और ऐसे भी लिखेंगे तो भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तो आप ब्लैक पेन से इनको कर देंगे बीच बीच में, ठीक है। ये हो गया संदर्भ। अब आते हैं अनुवाद। हिंदी अनुवाद काफी इंपॉर्टेंट होता है, कैसे करेंगे समझिएगा थोड़ा सा। देखिए धन्य अयम भारत देशा, यानी कि यह भारत देश धन्य है। अयम माने यह, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ें अच्छे से तो धन्य अयम, तो धन्य है यह भारत देश। यत्र मतलब होता है जहां, ठीक है, यत्र मतलब जहां, जहां समुल्लसित जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी, यानी कि जहां जनमानस को, यानी कि जो लोगों का एक समुदाय है, जनमानस पूरा एकदम पूरा भारत देश में जितना भी लोग रहते हैं, तो जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सम्मुलसित मतलब पवित्र करने वाली, पावनी, है ना। तो जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, ठीक है, भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती, पवित्र करने वाली श्रेष्ठ भावों को, यानी कि भव्य भावोद्भावनी का मतलब है श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली शब्द संदोह, और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली शब्द संदोह प्रसवनी। प्रसवनी मतलब जन्म देने वाली, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे शब्दों को जन्म देने वाली सुर भारती, ठीक है ना। मतलब संस्कृत भाषा विद्यमान है, सुर भारत मतलब विद्यमान है, ठीक है ना, संस्कृत भाषा। तो धन्य वह भारत देश जहां पर शब्दों को, जनमानस को, सबको पवित्र करने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या। अब देखिए यहां पर इसके आगे विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। अब इसके आगे देखिए क्या है, यहां पर आपको लिखना है कि संस्कृत भाषा विद्यमान है, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मय, मतलब कि अब आपको बताना है कि समस्त वर्तमान साहित्यों में, ठीक है ना, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठ, सभी से सर्वश्रेष्ठ है। जो आज के टाइम पर जितने भी अगर कहें तो वर्तमान में साहित्य हैं, सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न हमारी संस्कृत भाषा मानी जाती है। पुराने समय से मतलब प्राचीन भाषा है ये, ठीक है ना। तो अब इसको आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और आपको लिखना कैसे है देखिए, तो यहाँ पर आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और आप लोग नोट कर वीडियो को, ताकि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। बाकी इसको आप ऐसे कर देंगे, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा पैस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरा कौन सा बोलेंगे आपको तैयार करना है भैया, तो दूसरा आपके सामने देख सकते हैं आ चुका है, ये भी संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर से, इसको भी देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च ललित भाव बोध सामर्थ्यम आद्वितीय श्रुति माधुर्यच वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणात् यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंद्यंत मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। ये इतना जो 2 पैसेज मैंने अभी आपको बताए हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इनको आज के आज आपको तैयार कर लेना है अगर आपको 7 में 7 नंबर चाहिए। बाकी संदर्भ आपको वैसे ही लिखना, देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। और हाँ, यहाँ पर हिंदी अनुवाद में देखिए इसको लिखना है कि संस्कृत का साहित्य सरस है, क्योंकि इसमें कहा गया कि संस्कृत साहित्यम सरसम मतलब सरल मतलब आसान है, ठीक है ना। व्याकरण च सुनिश्चितम, इसकी व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य मतलब उसके गद्य और पद्य
और चा मतलब क्या होता है और लालित्य भाव बोध सामर्थ्यम, यानी कि इसका गद्य और पद्य में लालित्य भावों का बोध होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही मधुर है संस्कृत पढ़ने में, ठीक है। तो बस इसको आप कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं श्लोक की। श्लोक में आपको यहाँ पर देखिए कैसे करना है इनको 7 नंबर, क्योंकि ये भी आपका 7 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक मैं आपको कराने वाला हूँ। कैसे, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा इस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अधेव वा मरणं मस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका हिंदी अनुवाद। तो देखिए संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, यानी कि जो ये श्लोक है आपके सामने, इसको पूरा लिखना 7 नंबर का है, ठीक है ना। तो प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है। बस इतना लिख देना है, 2 नंबर आपका फिक्स है। अब बात करें हिंदी अनुवाद की। यहां पर कह रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा, ठीक है ना, निंदन्तु नीति निपुणा। नीति निपुण का मतलब होता है जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं, नीति निपुण लोग होते हैं, ज्ञान वाले मतलब बातें करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, मतलब इसका होता है स्तवन्तु का मतलब स्तुति करें या याद करें, ठीक ना। स्तुति करें, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, यानी कि लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। यहां पर यही मतलब है, लक्ष्मी समाविशतु मतलब आए या रुके, गच्छन्तु वा यथेष्टम मतलब यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार लक्ष्मी आए या चली जाए। अधैव वा मरण मस्तु युगांतरे वा, यानी कि चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, अद्यव यानी कि आज ही, ठीक है ना, अद्यव व मरणमस्तु युगांतरे वा, यानी कि चाहे आज ही मृत्यु हो या युगों के बाद हो, या मतलब काफी दिनों बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यानी कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, पदम न धीरा मतलब जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो न्यायोचित मार्ग से जो पग होते हैं वो एकदम भर के वहां पर चलते हैं, कभी भी उनसे हटते नहीं हैं। तो इसका मतलब समझ गए ना कुछ आप, इसको अपने जीवन पर भी उतारिए। कहने का मतलब ये है कि जो नीति में निपुण लोग होते हैं वो हमेशा ये चीज याद रखते हैं कि लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए चाहे युगों के बाद हो, लेकिन उनका जो न्याय के पद से, अच्छे मार्ग से वो कभी विचलित नहीं होते, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ते। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे, इतना ईजी है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से लिखने पर मिलेगा पूरा 7 नंबर, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद बाकी के और जो टॉपिक होंगे हिंदी ग्रामर से लेकर, तो उनको भी हम लोग अभी काफ़ी सारी वीडियो देखिए आपके लिए आएंगी। हिंदी का मैं एकदम भर दूंगा आपके लिए, और हिंदी का ही क्या, आपकी प्रत्येक सब्जेक्ट आप टेंशन मत लीजिए, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट इतना अच्छे तरीके से ऐसा कंटेंट मैं आपको भी लाऊंगा कि आप सोचें कि यार बहुत अच्छे टीचर हमें मिले थे। बस क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अब आपका ये समाप्त होता है। अब मैं आपको यहां पर एक जो 6 नंबर का टॉपिक है वो मैं आपको करा देता हूं। चलिए, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको ज्यादा नंबर वाले जो टॉपिक है, यानी कि जो 5 नंबर से ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं एक साथ कराने वाला हूं, क्योंकि इनको पहले आप पक्का करिए, बाकी की जो 2-2 नंबर वाली ग्रामर है वो तो हम लोग एक बार में कवर कर लेंगे। चलिए, यहां पर आवेदन पत्र देखिए कैसे लिखना होता है। आवेदन पत्र, और 2 आवेदन पत्र मैं आपको बताने वाला हूं, और 2 पढ़ लेंगे तो 2 से बाहर नहीं आएगा, इसकी तो मेरी गारंटी भाई साहब। चलिए, क्वेश्चन क्या है, किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक के नाम लिपिक पद हेतु अपनी पद हेतु, ठीक है ना, कौन सा पद, लिपिक पद हेतु, तो यहाँ पर लिपिक पद हेतु डबल हो गया, ठीक है ना, अपनी नियुक्ति यहां से कर लेना, लिपिक पद हेतु, और इसको काट देंगे यहां तक का, अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। चलिए, अब आपको यहां पर मैं बताऊंगा कैसे आखिरकार आवेदन पत्र लिखना है, तरीका जानिएगा थोड़ा सा, बाकी यहां पर इसको रटना नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। मैं आपको जितनी चीजें पढ़ाता हूं ना, मेरा हमेशा से यही एक ही मोटिवेशन रहा है कि कोई भी चीज आपको रटाई नहीं जाएगी, सिर्फ समझिए और एकदम छापिए, और भैया समझ सकते हैं नंबर आपको ऐसे ही मिलते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करते हैं।
तो लिखेंगे सेवा में, और यहाँ से प्रबंधक महोदय यानी कि जिसके नाम आप लिख रहे हैं या जो भी है, तो अगर क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका लिपिक पद हेतु प्रबंधक को हो गया या कोई आपका कंपनी का नाम हो गया, ठीक है ना, उद्योग का, तो वैसे भी आ सकता है, तो आपको ऐसे ही दे देना। बाकी यहाँ पर आप इसमें एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। एड्रेस मैं आपको बता दिया हूँ यार, इसमें कोई भी एड्रेस आप डाल देंगे किसी भी जगह का तो वो चल जाएगा, ठीक है। एक प्रारूप आपको सिर्फ बताना है। इसके बाद देखिए विषय लिखेंगे यहाँ से। विषय क्या है हमारा, लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना, ये हमारा मुख्य विषय है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे महोदय मुझे ज्ञात हुआ है, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि मुझे किसी अखबार का नाम, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कुछ करके ऐसा, कि मुझे ज्ञापन के द्वारा या विज्ञापन के द्वारा किसी अखबार के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि आपको अपने कार्यालय के लिए एक लिपिक की आवश्यकता है और इस पद के संदर्भ में मेरी शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता का विवरण निम्नमत है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा योग्यता अपनी दे देनी है। कैसे, फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे मैंने वर्ष 2009 में, वर्ष 2008 में, 7 में, 6 में, कुछ भी करके, तो वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश बोर्ड से प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है ना, इसको लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर 2, ये पहली योग्यता। दूसरा लिख देंगे योग्यता में मैं विगत 1 वर्ष से, यहाँ पर आप 2 वर्ष भी लिख सकते हैं, 3 वर्ष भी लिख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, ठीक है ना। तो विगत 1 वर्ष से एक फाइनेंस कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मतलब अगर आप कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप ये तो बताएंगे कि मेरी योग्यता क्या है, मेरे अंदर नॉलेज क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो बस ये आपको 2 योग्यताएं बता देनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या करना, देखिए लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि अपने सुप्रतिष्ठित उद्योग में, यानी कि जहाँ पर आप लोग अपना काम के लिए, अपने पद की नियुक्ति के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो अतः आपसे निवेदन है कि अपने सुप्रतिष्ठित उद्योग में कार्य करने का अवसर प्रदान करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ठीक है ना, कि अवसर प्राप्त होने पर मैं, यानी कि जब आप मुझसे रख लेंगे तो अवसर प्राप्त होने पर मैं अपने कार्य परिश्रम, निष्ठा एवं आचरण से आपको संतुष्ट रखूंगा, यानी कि कोई भी गलती नहीं करूंगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दिनांक हो गया और प्रार्थी, इतना आपको प्रारूप बना देना, बाकी यहाँ पर आपको नाम वाम कुछ भी नहीं लिखना। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का ये टॉपिक है और इस प्रकार से लिखने पर आपको पूरा 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद एक आवेदन पत्र आपको और तैयार करना है, जो कि यहाँ पर आपके सामने होने वाला है ऋण प्राप्ति के लिए। और भैया 2 आवेदन आप पढ़ के चले जाइएगा, 6 में 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। हिंदी में तो यार 95+ हम फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, चाहे कैसे भी हो जाए। बस क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना और अपनी थोड़ा सा हैंड राइटिंग को आप सुधार लीजिए अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसी में प्रभाव पड़ सकता है, बाकी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक, चित्रकूट, करबी, उत्तर प्रदेश, कुछ भी करके यहाँ पर किसी भी बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक या कुछ भी आप डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद महोदय कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फर्क होता है। और हाँ, एक चीज़, जैसे सेवा में लिखा हमने, तो इसके नीचे आपको इसी लेबल से जगह छोड़नी नहीं है, यानी कि आप यहाँ से फिर से लिखने, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें शाखा प्रबंधक, इतनी जगह छोड़ के इसके नीचे, ठीक है, ये प्रारूप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर महोदय, फिर कॉमा लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2007 से मैंने BU यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से VA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अब तक मुझे कहीं भी कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है और मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक की या 80,000 या 1.5 लाख, कुछ भी लिख दीजिएगा क्योंकि आपको लोन नहीं लेना है, ठीक ना। तो 1 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र भरवाकर, यानी कि जो भी कागज लग रहे हैं, जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट, तो वो प्रपत्र भरवाकर मुझे उक्त राशि, यानी कि जो हमने मांगा 1 लाख रुपए तक की राशि ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है ना। बस इसके बाद कुछ नहीं, दिनांक, प्रार्थी, धन्यवाद, जो भी चीजें हैं। तो ये 2 पत्र आपको बिल्कुल आज ही तैयार कर लेना, ठीक ना, आज के आज तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट आपको एक टॉपिक बताता हूं 5 नंबर का, जो कि आपका होने वाला है पंचलाइट कहानी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट भैया, फेमस कहानी है। आप अगर इसी को पढ़ के चले जाएंगे तो 5 नंबर ये फिक्स है आपका, ठीक है ना। चलिए कैसे लिखेंगे समझिएगा। इसमें लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स।
अथवा गैस की लालटेन। देखिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे कहानी को अगर बात करें तो विवरण करेंगे ना तो एक एक बंदे का नाम गोधन मुनरी, तो बहुत सारे जो है पात्र हो जाएंगे और फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उतना तो लिखना नहीं है आपको, सिर्फ 80 शब्द में लिखना है, इसके लिए छोटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट में है। तो गाँव में अशिक्षित लोगों की एक टोली थी जिसको महतो टोली कहा जाता था, ठीक है ना, जिसने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। गाँव वाले उसे पंच लाइट कहकर पुकारते थे। अब प्रश्न यह सामने आया कि इसे जलाएगा कौन? भैया ले लिए शौक में और जलाना कोई जानता ही नहीं, ठीक है। तो बात यह आई कि इसे जलाएगा कौन, क्योंकि उसे जलाना कोई नहीं जानता था, केवल गोधन पंच लाइट जलाना जानता था। गुलरी काकी की बेटी मुनरी को पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है, ठीक है। उसे बुलाया गया। अब यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरी है बीच में, लेकिन उसको नहीं लिखना, आप सिर्फ शॉर्ट में आइए। बुलाया गया, गोधन ने पंच लाइट जला दिया, देखिए तुरंत यहाँ पर जला दिया, लेकिन अगर किताब में जाएंगे तो और भी ज़्यादा है, लेकिन यार मैंने बताया ना कि शॉर्ट में लिखना है आपको, ठीक है ना, ताकि स्टोरी आपको पता चल जाए, एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको पता है, आपने लिखा है, ठीक है। जला दिया और फिर उसे जो गोधन था, फिर गोधन को सारी गलतियां उसकी माफ़ कर दी गई, क्योंकि वो एक प्रकार से कहें सिनेमा के गाने गाता था, तो इसके लिए उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। तो सारी गलतियां उसकी माफ़ कर दी गई और उसको पुनः से समाज में रख लिया गया और पूरी महतो टोली के लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और कीर्तन भजन शुरू हो गए, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य इस कहानी का क्या है, तो उद्देश्य में लिखेंगे कि कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। कहानी का यही मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपका पंचलाइट कहानी का सारांश है। इतना आपको लिखने के बाद अब आपको देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक निबंध बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि निबंध लिखने का तरीका अगर पता नहीं है तो फिर मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 9 नंबर का निबंध भी आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध आपके सामने देख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। कैसे लिखेंगे इसकी रूपरेखा देखिए आपके सामने है। रूपरेखा सबसे पहले आपको ऐसे लिखना, और हाँ लाल पेन का यूज मत करिएगा, रेड कलर, सिर्फ ब्लैक और ब्लू 2 कलर को यूज करना है वहाँ पर, ठीक है। तो रूपरेखा में देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण में पहला प्रस्तावना हो गया, दूसरा हो गया प्रदूषण का अर्थ, तीसरा उसके जो है प्रदूषण के प्रकार, चौथा है प्रदूषण रोकने के उपाय, पांचवा है उपसंहार, ठीक है ना। चलिए प्रस्तावना में देखिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तावना आपकी हो जाएगी इस प्रकार से, शुरुआत करनी है आपको कि पेड़ काट बस्ती बसी, पर्यावरण निराश, बड़ा प्रदूषण शहर में कैसे लेवे सांस। बस आपको इतना जब शुरुआत कर देंगे तो आपका देखते ही एग्जामिनर पूरे नंबर आपको दे देंगे, ठीक है, अगर हैंड राइटिंग अच्छी होगी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं कि मैंने देखा है अक्सर कि अगर वो लिखेंगे तो भैया उनको ही समझ में आएगी, दूसरा कोई समझ नहीं सकता। तो ऐसी हैंड राइटिंग आपको नहीं बनाना, ध्यान रहे, ठीक है ना, क्योंकि आप वहाँ पर लिख रहे हैं दूसरों को समझाने के लिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अपने पुरुषार्थ से गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य होता है। अब आप लोग एक चीज मुझे कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे कि भैया जो गंगा हैं उनको भारत भूमि पर कौन लाया था, उनका नाम आप लोग कमेंट में छापेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपको पता है कि नहीं, ठीक है ना, ये आप लोग करेंगे। चलिए उसमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि औषधीय गुणों के कारण कई लोगों के लिए रामबाण है। ये प्रस्तावना हो गई, ठीक है ना, इतना लिख देना है। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है समझिए। तो देखिए जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो फिर वहां पर जो है हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो अत्यंत संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक घटकों का प्रवेश ही वातावरण को दूषित करता है, जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। वातावरण को दूषित करना प्रदूषण कहलाता है, ठीक है, ये प्रदूषण का अर्थ हो गया। अब आता है यहां पर प्रदूषण के प्रकार, तीसरा नंबर, ठीक है ना, रूपरेखा में। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, प्रदूषण के प्रकार समझिएगा। पहली बात इसमें आप लोग यहां पर प्रकार बताएंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या आप लोग मृदा प्रदूषण, कुछ भी। अब आप चाहें तो इनका थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जल प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, ऐसे करके, है ना। अगले देखिए यहां पर, अब इनको करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण रोकने के उपाय। इसको कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, रोकने के क्या उपाय हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत एवं
सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है ना, मतलब एक व्यक्ति चाहे सरकार चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती, हमें भी सरकार का सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। और अगर एक दिन वातावरण नहीं रहा अच्छा, प्रदूषण बढ़ गया, तो फिर हमारा भी जीवन तो खतरे में रहेगा। तो इसके लिए हमारा भी कर्तव्य है। तो अब देखिए, प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे यहाँ पर कचरे के निस्तारण के लेकर, वाहनों के धुएं को लेकर, नदियों की साफ सफाई को लेकर, वृक्षारोपण आदि काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर सरकार पूर्ण रूप से सजग है। ये हो गया। लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार में देखिए कैसे लिखना है यहाँ पर, तो सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से हम और अच्छा जीवन जी सकेंगे तथा स्वास्थ्य जीवन हम लोग मतलब स्वस्थ रह सकेंगे अगर हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त बना सकेंगे, है ना। तो इतना आपको पूरा का पूरा देखिए लिखना है। कितनी हेडिंग हो गई? 5। और अगर ये 5 आप हेडिंग लिख देते हैं तो आप समझ लीजिए इतना लिखने में आपका यहाँ पर 3 पेज तो आराम से हो जाएगा, चौथा पेज भी आ सकता है अगर आप थोड़ा सा इनका एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो इतना कर दीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर लॉन्ग हो जाएगा। बाकी का जो ग्रामर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसी प्रकार से लॉन्ग वीडियो मिलने वाली है प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।